हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड के कोर्स 501 में हम पहला ब्लॉक जो है वो कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसमें हमने सार्जेंट प्लान जो था ना वहां तक बात की थी। सेकंड यूनिट जो है उसमें टॉपिक का नाम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो प्री इंडिपेंडेंस की बात की थी। सो अब जो है हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, यानी 1947 के बाद जो जो कमीशंस रहे, जो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज रही, वो सारी की सारी इस चैप्टर में है। अगर आपने वो अच्छे से कर रखी है तो ये चैप्टर आपका ऑलरेडी डन है, क्योंकि वो सारी मैंने ऑलरेडी इंडिविजुअली करवा रखी है। ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसी के साथ साथ जो एनआईओएस वाला जो मटेरियल होगा, मतलब जो एनआईओएस की प्लेलिस्ट में बनाऊंगी डीएलएड के लिए, उसी के अंदर जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं फर्दर जो इंडिविजुअल वीडियोस मैंने बना रखी है उनको जो है मैं शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, देख लीजिएगा उनको। बिकॉज इन्होंने अगर काले मिनट दिया है तो इन्होंने बस एक पैराग्राफ दे दिया पेपर जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, बट मैंने अच्छे से और अच्छे से करवा रखा था, तो उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। ऐसे ही DSSS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो कमीशंस उनको पढ़ने चाहिए, डेफिनेटली सारे ही पढ़ने चाहिए, तो मैं वो सारे भी उनकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके अंदर इस चैप्टर के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा? सबसे पहले तो क्योंकि हम डीएलएड की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमारा फोकस किस पे रहेगा? एलिमेंट्री एजुकेशन पे। ठीक है। सो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का 1948 से लेके 2005 तक की इन्होंने बात की है। ऑल्दो 2005 के बाद अगर हम बोले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वो आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी। उसके भी मैंने 6 वीडियोस जो है वो बना रखे बहुत डिटेल में, क्योंकि अभी क्या 2023 चल रहा है, राइट? और बहुत मतलब वो होता है ना, अभी तो प्रोसेस में है ये वाली पॉलिसी भी, जिसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। तो ये जब तक बनेगी अच्छे से, जब इसके सारे फ्रेमवर्क्स बन जाएंगे टीचर एजुकेशन के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए, तो वो सारी चीजें बनने के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी, सो काफी टाइम लगेगा अभी नई पॉलिसी आने में, क्योंकि अभी तो आई है नई। तो ये हर एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे इससे पहले हमेशा 1986 वाली पॉलिसी से पूछा गया था। सो अब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए 2020 की पॉलिसी, और मैंने बहुत अच्छे से 6 वीडियोस में आपको करवा रखी है बहुत डिटेल में। सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। ओके, चलिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस पहली प्रायोरिटी किसी भी नेशन की होती है कि वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको डेवलप करे। तो इन्होंने भी बात तो की थी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, जब एज ऑफ 14 मतलब एज ऑफ 14 तक। तो एलिमेंट्री एजुकेशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो। देखिए, प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है? प्राइमरी मतलब अप टू 5th, ठीक है, 5th क्लास तक। अब इसमें भी हम कई बार क्या कर देते हैं? प्री प्राइमरी, पोस्ट प्राइमरी कर देते हैं, या अपर प्राइमरी कर देते हैं। तो अपर प्राइमरी में 6th to 8th क्लास आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एलिमेंट्री बोल रही हूं, दैट मीन्स 1st से लेके 8th क्लास तक की बात हो रही है, क्योंकि 14 साल तक का बच्चा जो है वो 6 से 14 साल की एज की बात हो रही होती है, और 1st से 8th क्लास की बात हो रही होती है। सो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी और एलिमेंट्री में डिफरेंस क्या है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार कमेंट भी करते हैं कि यही होगा ना एलिमेंट्री, तो मैं कंफर्म कर रही हूँ प्राइमरी और एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है। बहुत सारी कमीशन और कमेटीज जो एजुकेशन को अच्छा करने के लिए लाए गए, उनकी बात हमें करनी है। चलिए जी। तो इन्होंने ना एक ये चीज यहाँ पे वो ये फ्लो चार्ट सा दे रखा है मटेरियल में, कि राधा कृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन और कोठारी कमीशन। सो पॉइंट ये है कि ये जो कमीशन था ये तो डेफिनेटली मतलब वुमेन के लिए और गर्ल्स के लिए था, बट ये जो बाकी कमीशन है ना, जैसे राधा कृष्णन कमीशन है, सो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ये किसमें? प्राइमरी एजुकेशन में, बिकॉज ये कमीशन जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए था। लेकिन कहीं ना कहीं नींव हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, सो वो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं कि पहले उसको अच्छा करना जरूरी, तभी जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन या जो फर्दर एजुकेशन है वो अच्छी हो पाएगी। बट आपका काम है कि इनका नाम याद रखना, जो भी कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस आए हैं, और उन सारे के सारे जो भी नाम होंगे उसमें मेजर हाईलाइटेड पॉइंट क्या है वो याद रखना। ओके, सारे कमीशन मैंने अलग अलग करवा रखे हैं, मेक श्योर आप उनको देखें। बट बुक में जो थोड़ी, इनके मटीरियल में जो थोड़ी सी झलक है चीजों की, वो मैं बता देती हूँ। राधा कृष्णन कमीशन 1948
48 से 49, ये हमेशा याद रखिएगा। जब ऐसे दो सन दिए हो ना, तो 1948 का मतलब है कि ये कमीशन या जो ये कमेटी जो भी होगी उसका गठन हुआ है, यानी वो बनी है। ओके, और अगला जो है उस टाइम पे, क्योंकि ये परमानेंट थोड़ी ना होते हैं कमीशन, कि कमीशन किसी पर्पज से बनाया कि भाई आप ये देख के बताइए यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने 1948 में वो चीजें देखनी शुरू की, फिर अपने सजेशंस दिए और 49 में जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और फिर ये कमीशन जो है वो नहीं रहा, बस दैट्स इट, डिमोलिश हो गया, आप ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, सो वो चीज होती है कि परमानेंट कमीशंस नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो दो सन दिए हो, मतलब पहले में तो वो कमीशन या कमेटी बनी है, और लास्ट वाला जो यहाँ पे लिखा है उसमें उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ओके, सो राधाकृष्णन कमीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे, इसलिए उनके नाम से यूजुअली कमीशन के नाम से, कमीशन का जो है नाम जो है वो फेमस होता है चेयरपर्सन के नाम से। ओके, तो वो चेयरपर्सन का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो वो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने किसमें, जो हमारे यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है, रिसर्च है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या एम्स है, एजुकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कैसे फंक्शन करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को, क्या रिलेशनशिप रहेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, कैसे फाइनेंसेस मैनेज होंगे, कैसे हम हिस्ट्री और कल्चर को आगे लेके चलेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, तो वो सारी चीजों पे इन्होंने डिस्कस किया था। ओके, ये मैं डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ, डिटेल्ड वीडियो अलग से देख लीजिएगा। दूसरा, मेजरली इन्होंने हायर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उसको रेकमेंड किया था, और इमीडिएटली आफ्टर दिस ये जब रिपोर्ट सबमिट हुई उसके कुछ टाइम बाद जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है बन गया था। ठीक है, दो दे डिड नॉट हैव डायरेक्ट बियरिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि हम डीएलएड की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन को हमें फोकस में रखना पड़ेगा, तो इनका कोई डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, बट एक इम्पैक्ट जो होता है ना वो फिलोसफी के ऊपर तो होता है ना, कि आप क्या सोच के चीजों को कर रहे हैं, क्या सोच के, किस तरीके से आप फाइनेंसेस डिसाइड कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो है जुरिस्डिक्शन या फंक्शंस डिसाइड कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, तो वो जो एक फिलोसफी बनेगी वो फिर नीचे भी तो पास ऑन होगी ना, कि चलो सेकेंडरी लेवल पे ऐसे होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे ऐसे होना चाहिए। तो इसलिए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, बट इनडायरेक्ट जो है वो फिलोसफी जो बनेगी वो डेफिनेटली इंपैक्ट डालेगी एलिमेंट्री एजुकेशन या फाउंडेशन स्टेज जो हम बात करते हैं उसके ऊपर। ओके, क्लियर। देन है जी मुदालियर कमीशन, 1952-53 होता है ये, अगेन वो जो उन्होंने सबमिट कर दिया, आई थिंक 53, इसमें 52 दे रखा है बट 53-54 का है ये। सो ये एक बार कंफर्म कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा। ओके, सो इन्होंने क्यों किया था? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, तो मुदालियर कमीशन के नाम से फेमस है ये, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, जैसे वो यूनिवर्सिटी के लिए था, ये सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। क्या क्या इन्होंने बात बोली, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए, कैसे हम प्राइमरी, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन या जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यहाँ बीच में सेकेंडरी एजुकेशन आएगा एंड देन हायर एजुकेशन पे प्रोसीड करते हैं। सो कहीं ना कहीं सेकेंडरी एजुकेशन एक लिंक है एलिमेंट्री और हायर के बीच में। ओके, तो कैसे वो चीजें मैनेज की जानी चाहिए, क्या फिलोसफी होनी चाहिए, वो सब इन्होंने बात की थी। मेजरली जो चीज इनकी फेमस है और जिससे क्वेश्चन अक्सर आ जाता है वो है कि मुदालियर कमीशन ने जो भी टीचर्स की प्रॉब्लम थी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो सारी चीजें देख के दो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन्होंने रेकमेंड किए टीचर ट्रेनिंग के लिए। एक था प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जहां पे प्राइमरी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, और दूसरा था सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन, जहां सेकेंडरी टीचर्स को दी जाए। अब इनका पर्टिकुलर टाइम भी डेफिनेटली था, तो इन्होंने बोला कि जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिनके पास है, देन फॉर द पीरियड ऑफ 2 years, तो 2 साल की इन्होंने ट्रेनिंग बोली प्राइमरी टीचर के लिए, और यहां पे इन्होंने 1 year अकेडमिक planned to be extended to 2 year academic year। सो इन्होंने 1 से 2 की यहाँ पे बात की जो ग्रेजुएट होंगे उनकी, क्योंकि जो सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं वो थोड़े से तो एक्स्ट्रा क्वालिफाइड होंगे ना, मतलब इट्स लाइक कि आपको अगर बीएड को पढ़ाना है तो आपने एमएड और पीएचडी तो कर रखी हो, अगर आपने स्कूल लेवल पे पढ़ाना है तो आपने बीएड कर रखी हो। तो वो है कि जैसे जैसे आप हायर टीचर्स बनते जाएंगे ना हायर एजुकेशन के लिए, या मान लो प्राइमरी से सेकेंडरी एजुकेशन तो हाई वाली ही होगी, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की थोड़ी सी एक्स्ट्रा जरूरत है और आपकी जो वो क्वालिफिकेशन है वो भी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। ओके,
ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो रिसर्च भी कंडक्ट करवाएंगे कि कैसे पढ़ाना चाहिए, पेडागोजी कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, अपने जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल है उसके साथ अच्छे से मिलके। बट जो कमीशन उसने स्ट्रांगली रेकमेंड की थी ये चीज, ये कई बार पूछ ली जाती कि क्या इन्होंने रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड की थी या नहीं की थी, या फ्री में की थी नहीं की थी, या पैसे लेके रेजिडेंस दे रहे थे वो सिचुएशन। तो कमीशन ने स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी, यानी वहां रहने की सुविधा भी हो और फ्री ट्रेनिंग जो है वो टीचर्स को दी जाए, ऐसा इन्होंने बोला था। देन आता है जी 1958, ये आपने शायद कम जगह पे देखा होगा बट इसको अब देख लीजिए, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। ओके, तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो है वो इसकी चेयरपर्सन थी। नेशनल कमेटी थी ये विमेन एजुकेशन से रिलेटेड, बिकॉज हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है देखा जाए तो, और वहां पे वुमेन का जो अगर रोल देखा जाए ना, तो उनकी जो जरूरतें हैं, उनके लिए जो चीजें हैं वो लास्ट इन और फर्स्ट आउट होती हैं। मतलब अगर आपको जो है क्या करना हो, कोई चीज अपने घर के खर्चे से हटानी हो, तो जो जरूरत महिलाओं की होगी उसको सबसे पहले हटाया जाएगा, और अगर किसी चीज में एड अप करना हो आपका खर्चा तो वो सबसे लास्ट में सोचा जाएगा। ओके, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली पॉलिसी जो दिखती है आपको एजुकेशन को वुमेन को लेके, वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगर आपने फोकस किया हो, सो अगर आपके पेरेंट्स बहुत पुराने टाइम के जन्म या दादा दादी जो हैं, सो उनको देखा जाएगा कि पिताजी जो होते हैं या जो दादा जो होते हैं, मेल काउंटर पार्ट जो होते हैं, वो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, वुमेन को उतना नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, आज भी आपको अपनी दादी मम्मी ऐसे दिख जाएंगी जो अनपढ़ होंगी, जो कभी स्कूल नहीं गई होंगी या बहुत कम लेवल तक स्कूल गई होंगी, फर्स्ट सेकंड क्लास तक या फिफ्थ क्लास तक। फिर जो है एक चॉइस सी आ जाती है ना कि लड़के को भेजा जाए या लड़की को, तो वो लड़के को भेजा जाता है। ओके, सो वही चीज यहाँ पे देखने को मिली। तो 1957 में एक एजुकेशनल पैनल जो था, किसके लिए, प्लानिंग कमीशन के लिए, उन्होंने रिकमेंड किया कि एक सुटेबल कमेटी बनाइए ताकि हम क्वेश्चन कर सकें ऐसी चीजों को कि क्या हो रहा है, कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है नहीं की जा रही है, एलिमेंट्री सेकेंडरी अडल्ट अलग अलग स्टेज पे क्या हाल है एजुकेशन का, क्योंकि हमें उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है ताकि वो एक बेटर लाइफ जो है वो अहेड कर सके और एक यूजफुल हो उनकी लाइफ, वो ऐसे डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह काम कर सके, एक रिसोर्स बन सके देश के लिए। ठीक है, देन फर्दर एक 1957 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की, जहां पे ये सजेस्ट किया गया कि एक स्पेशल कमेटी बनाइए ताकि वो क्वेश्चन करें वुमेन एजुकेशन को कि क्या चल रहा है। तो वो चीज बन के निकल के आती है नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। 1958 में ये बनी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो है इसकी चेयरपर्सन थी, और 1959 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या चीज देखी, इन्होंने ये रेकमेंड किया कि हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए पैरिटी स्टैब्लिश करने को, यानी ऐसा ना हो कि सिर्फ लड़के को पढ़ाया जा रहा है और लड़की को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ओके, सो वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की इन्होंने बात की। देन इन्होंने बोला कि मिडिल स्कूल तक जो है वो को एजुकेशन होनी चाहिए और उसके बाद सेपरेट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स का एक थोड़ा सा डर होता है कि बड़ी हो गई है लड़की, अब जो है लड़कों के साथ नहीं बैठने देना या पढ़ने नहीं देना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो कंसर्न को देखते हुए अगर गर्ल्स स्कूल ज्यादा होंगे 12th क्लास तक की, अगर या अपर सेकेंडरी की या मिडिल के बाद की बात करें, तो वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस भी कर पाए और वो बच्चियों को स्कूल भेज दें। ठीक है, सो को एजुकेशन सिर्फ मिडिल स्कूल तक ही जो है वो मिडिल स्कूल स्टेज तक ही रेकमेंड की गई थी। ओके, फर्दर कमेटी ने डिजायर किया कि एडिक्वेट प्रोविजंस होने चाहिए मदर्स के लिए, या क्रेचेस होने चाहिए अगर वुमेन टीचर्स हैं, या तो उसमें क्या होगा कि वुमेन टीचर, क्योंकि माँ के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है ना बच्चे की यूजुअली, सो वो वुमेन टीचर्स अगर अपने बच्चे को साथ लेके आए ट्रेनिंग के दौरान भी या वैसे भी, तो वो क्रेचेस होने चाहिए ताकि वो बच्चे को वहां छोड़ दें और अपने काम पे फोकस कर सकें, अपने एम्प्लॉयमेंट पे फोकस कर सकें। ओके, देन और भी प्रोविजंस थे कि आप पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एजुकेशन, जो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन है या वुमेन टीचर्स की फर्दर एजुकेशन प्लस फर्दर ट्रेनिंग है, उन सब के लिए पर्टिकुलरली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन उन सबको एनकरेज किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ना हो कि पीछे खींचा जाए या उस मुद्दे पे बात ही ना की जाए। तो वुमेन एजुकेशन की बात जो है उसके लिए दुर्गाबाई देशमुख की कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटी वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है। और 1958 में ये कमेटी बनी थी, ये भी याद रखनी है। ओके, देन आता है जी कोठारी कमीशन। अब आपने एक चीज देखी होगी कि पहले हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की, फिर मुदालियर कमीशन में हमने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, ठीक है, हमने वुमेन एजुकेशन की भी बात कर ली, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन की बात कब करेंगे हम? तो ओवरऑल एजुकेशन की बात जो है ये नेशनल कमीशन या ये कोठारी कमीशन ने की, जो कि 1964 में बना, 66 में रिपोर्ट सबमिट की। इन्होंने
एलिमेंट्री से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन हर लेवल की बात की। तो हर तरीके की एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन पॉलिसी की इन्होंने बात की सभी सेक्टर्स के लिए, और इन्होंने 12 टास्क फोर्स बनाए थे और 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे ताकि हम डिटेल में प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकें। ओके, इन्होंने इनके जो मेजर गोल थे ना, जिनको ये अचीव करना चाह रहे थे, वो किस चीज से रिलेटेड थे या वो किस चीज से रिलेटेड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड कर रहे थे? एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, कि अगर एजुकेशन हमें इस तरीके की देने की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन आ गया इसके अंदर, राइट। फिर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, की चीजें अब मॉडर्न होती जा रही हैं, मतलब समय तो बदलता रहता है ना, तो जो समय बदल रहा है उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन जो है वो हमें बदलने में और मॉडर्न होने में हेल्प करे। एजुकेटिंग फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सो वो सोसाइटी के लेवल पे एक एकता, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, एक भाईचारे को सपोर्ट देना, उसकी बात इन्होंने की। फर्दर ये नेशनल वैल्यूज को इनकलकेट करने की भी बात करते हैं कि एजुकेशन जब आप दे रहे हैं तो इंसान एक अच्छा सिटीजन बने, सबसे पहले नेशनल वैल्यूज जो है उसके अंदर इनकलकेट हो, जैसे इनकलकेट लर्निंग है जो सारी की सारी लर्निंग को इनकलकेट करता है। तो इनकलकेट का मतलब ही क्या होता है कि इकट्ठा करना, चीजों को एक जगह पे लेके आना। ओके, सो एजुकेशन में हमें क्या करना है, हमें नेशनल वैल्यूज जो है वो बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है। ओके, अब इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो मोस्टली रिकमेंडेशन 1968 की पॉलिसी में मान ली गई थी। ऑल्दो अगर हम बात करें तो एक मेजरली जहां से क्वेश्चन आ जाता है, एक होता है कॉमन स्कूल सिस्टम किसने दिया, तो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कोठारी कमीशन ने की थी। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात की थी ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। नेबरहुड स्कूल्स होने चाहिए, यानी विद इन सम टेरिटरी, वो होता है ना विद इन सम लिमिट, कि अगर इतने किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चे जो है उनको एक्सेस हो सके, तो उनके पड़ोस में ही स्कूल होना चाहिए, इसीलिए नेबरहुड स्कूल जो है उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। मदर टंग में फ्री इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल पे, और फर्दर जो है अगर अपर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की बात करें वहां पे भी इन्होंने बात की। तो इन्होंने ओवरऑल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की जिसको आप नहीं भूल सकते। 3 लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज। तो प्राइमरी लेवल पे हम फर्स्ट लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर हम सेकेंडरी लैंग्वेज को भी, दूसरी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर तीसरी लैंग्वेज को भी, यानी विद इन द स्कूल आप बच्चे को 3 लैंग्वेजेस तो अच्छे से सिखा रहे हैं, ये पर्पस था इसका। ओके, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है यहाँ। फेज इंप्लीमेंटेशन होगा, जो ये कॉमन स्कूल सिस्टम की बात इन्होंने की है, फेज में इंप्लीमेंटेशन कीजिए। एक 10 ईयर के फ्रेम की इन्होंने बात की कि 10 साल लेते हैं और धीरे धीरे करके चीजों को सही करते हैं और एक फॉर्म में लेके आते हैं। तो एक कॉमन स्कूल सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने 10 साल की बात की मिनिमम, ठीक है। देन आता है जी 1992 में, अच्छा एक 1986 की पॉलिसी भी है, उसकी भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद जो है यशपाल कमेटी 1992 में एक कमेटी बनी लर्निंग विदाउट बर्डन की, ये टॉपिक क्या बोले उसको, रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। सो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि बच्चों के ऊपर बर्डन एजुकेशन का बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना है, राइट। तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी इसी चीज के लिए सेटअप की गई, जिसमें प्रोफेसर यशपाल जो है वो क्या थे, चेयरपर्सन थे, और उन्होंने सजेस्ट किए बहुत सारे तरीके कि कैसे जो है एकेडमिक बर्डन जो बच्चों के ऊपर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इनकी रिपोर्ट का नाम भी इसलिए यही था कि आप सिखा रहे हैं बच्चे को बट विदाउट बर्डन, तो लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो रिपोर्ट का नाम रहेगा। ओके, तो यशपाल कमेटी जो है उन्होंने क्वालिटी क्राइटेरिया की बात की प्राइमरी लेवल पे। इन्होंने रैंक अटेन्ड इन स्कूल ग्रेडिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है एजुकेशन के आप कैसे मेजर करेंगे कि टीचर्स की प्रिपरेशन कैसी है, वो उनका मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है, कौन सा एजुकेशनल मटीरियल वो यूज कर रहे हैं, बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है। जो स्कूल टेस्ट हम ले रहे हैं उसमें कितनी अचीवमेंट हो पाती है बच्चे की, क्लास को टीचर कैसे मैनेज कर रहा है, क्लास मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है। सो अच्छा, एक और चीज जो कोठारी कमीशन है उसमें सबसे पहले टीचर्स के या लोगों के वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई थी कि वर्क एक्सपीरियंस का जो है वो मैटर करता है जब आप चीजों को लोगों को रिक्रूट करते हैं। ओके, तो ये यशपाल कमेटी थी जी। आपको नाम याद रखना है कि यशपाल, प्रोफेसर यशपाल चेयरपर्सन थे, 1992 में आई थी, बिकॉज मैच द फॉलोइंग वगैरह टाइप के क्वेश्चंस में आ जाता है। लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो रिपोर्ट का नाम था कि हमें सिखाना है बट विदाउट बर्डन सिखाना है, और इन्होंने कुछ एक क्राइटेरियाज की भी थोड़ी सी बात की।
ठीक है। देन आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, सबसे पहली पॉलिसी थी 68 की, देन आती है 86 की, देन 92 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आ जाता है और फिर 2020 की पॉलिसी आती है। सारी चीजें मैंने करवा रखी हैं, सो पॉइंट नहीं बनता कि रिपीट करवाई जाए चीजों, ठीक है। तो रिपीटेशन से बचने के लिए ऑल्दो आपकी जो ये मटेरियल है इसमें 2005 तक की चीजें दे रखी हैं, तो इन्होंने सिर्फ 68 और 86 की पॉलिसी की झलक दे रखी है। इसमें ये बोलते हैं कि 68 वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर मेजरली किसकी बात की गई थी, 68 की पॉलिसी में जो कोठारी कमीशन है हमारा, उसकी उन्होंने जो जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको क्या कर लिया गया था, मान लिया गया था। तो अगर मेजर लाइंस में देखो इसकी, सो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ये बात की गई, टीचर्स का जो स्टेटस था, उनका एमोलमेंट्स था कि टीचर्स के जो वो होता है ना एक लेवल स्टैंडर्ड, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसकी बात की गई थी। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की गई, जिसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई सेकेंडरी स्टेज तक। देन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सेम मिलनी चाहिए, कि आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज तो सेम दीजिए, बाद में कैसे पढ़ते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं वो अलग बात है, बट अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, राइट। लिटरेसी और अडल्ट एजुकेशन हमें स्प्रेड करनी है, यानी बढ़ावा देना है पढ़ाई को, एजुकेशन करना है, मतलब लोगों को एजुकेटेड करना है और एजुकेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स की बात की गई, देन गेम्स और स्पोर्ट्स, पार्ट टाइम एजुकेशन की और करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की गई। तो ये मेजर चीजें हैं, ऑल्दो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन थी, मोस्टली रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की मान ली गई थी और फिर 1968 की पहली पॉलिसी जो है वो लेके आई गई थी। मैंने डिटेल में करा रखी है, मेक श्योर आप देख लें, बिकॉज आपके एनआईओएस के मटेरियल में तो सिर्फ इतना सा ही दे रखा है, मैंने पूरी पॉलिसी खुद पढ़ के आप लोगों को पढ़ा रखी है, तो वो देख लीजिएगा। देन आता है जी 1986 की पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन भी होता है कौन सा जो है चेयरपर्सन था, क्या चीजें थी, क्या हुआ था। तो एक पूरी स्टोरी की तरह मैंने आपको स्टोरी भी समझाई थी और रिकमेंडेशंस भी कराई थी। मेक श्योर आप 1986 की पॉलिसी अच्छे से देख लें चैनल से, मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी, ओके। तो जो साइलेंट फीचर्स हैं इस पॉलिसी के, एक तो कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर था, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल की बात की थी, ये कोटेशन में भी आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि एजुकेशन फॉर ऑल की बात किसने की थी, तो एजुकेशन फॉर ऑल की बात 1986 की पॉलिसी ने की थी। और एक और क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड, किसने दिया था, तो 1986 की पॉलिसी के बाद आया था, क्योंकि उन्होंने रेकमेंड किया था। देन एक और क्वेश्चन आता है डाइट से रिलेटेड, कि डाइट कब बनी और किसके रेकमेंडेशन पे बनी, तो डाइट 1986 की पॉलिसी ने रेकमेंड की थी और उसके बाद जो है अलग अलग स्टेट वाइज या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज धीरे धीरे करके डाइट्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में आई थी, ओके। सो अगेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको एजुकेशन फॉर ऑल की बात हो रही है ना, चाहे वो डिसेबल्ड हो, डिसएडवांटेज हो, सबको हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। देन इन्होंने नवोदय विद्यालय सेटिंग की भी बात की थी, उसके बाद नवोदय विद्यालय पिक्चर में आए थे। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग डिसाइड किया जाना चाहिए कि भाई अगर 7वीं क्लास बच्चे ने पास कर ली है तो मिनिमम स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कि बच्चे को ये सब तो आता हो, तो वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई थी। एजुकेशन में अकाउंटेबिलिटी, तो ये सारी की सारी चीजें जो है मैं आपको ऑलरेडी 1986 की पॉलिसी में डिटेल में करवा चुकी हूँ, ओके। देन बात आती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कंसर्न्स थे क्या। एक तो लो एनरोलमेंट था कि बच्चों को भेजा ही नहीं जा रहा था स्कूल, ठीक है, और कुछ एक को भेजा जा रहा था तो ड्रॉप आउट ज्यादा थे कि बाहर निकाल लिया गया, मतलब स्कूल से पूरा नहीं करवाया गया कोर्स आपसे। टीचर्स अनट्रेंड थे, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में दिक्कत होती थी टीचर्स की, ठीक है। टीचर्स जो है रूरल एरियाज में मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो डिफिकल्ट था, प्लस क्योंकि पीटीआर भी हाई था, मतलब प्यूपिल टीचर रेशियो बहुत हाई था उस टाइम पे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो है वो काफी पुअर थी, तो वो एक अनसेटिस्फैक्टरी क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट की, कहने को तो सक्सेसफुल है, बच्चे ने टॉप कर रखा है स्कूल में, लेकिन क्वालिटी फिर भी पुअर है उसकी एजुकेशन की, ठीक है। लीडरशिप को स्ट्रेंथन करना और सुपरविजन करना प्री प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री स्कूल्स को, इसके लिए ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। देन टीचर्स और हेडमास्टर सुपरवाइजर इन सब की ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग करंट एग्जामिनेशन सिस्टम बाय अल्टरनेटिव, जैसे सीसीई, तो वो जो एजुकेशन सिस्टम था उसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज भी तो कर रहे थे, हम सीख रहे थे धीरे धीरे जैसे ही हम आजाद हुए थे उसके बाद, ठीक है। फिर है अच्छा सीसीई मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हो रही है। इनइक्वालिटी हो रही है, तो हमें जेंडर डिस्पैरिटी है, हमें इनका सोल्यूशन निकालना है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज पैरिटी लेके आनी है, जेंडर पैरिटी।
देन रूरल अर्बन डिस्पैरिटी है कि रूरल में अलग टीचर्स हैं, अलग तरीके से पढ़ाई हो रही है, अर्बन लेवल पे थोड़ा सा हाई अच्छे से अच्छे लेवल पे पढ़ाई हो रही है, सो वो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है। रीजनल डिस्पैरिटी है बहुत बार, तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज देखने को मिली जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काफी बड़ा कंसर्न थी। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना टीचर्स का टुवर्ड आईसीटी, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि टीचर्स को ये होता है ना कि कुछ एक टीचर्स मान लो ये सोचेंगे मैं तो वैसे भी 2 साल 3 साल में रिटायर हो जाऊंगा, अब क्या मैं कंप्यूटर सीखूं या चीजें जो है अच्छे से करवाऊं, मैं जैसे कराता हूं सही है। सो वो एक माइंडसेट टीचर्स का जो है आईसीटी के लिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था, तो उसको पॉजिटिव बिल्ड करना एक बहुत बड़ा कंसर्न था। फिर इन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है जी, एलिमेंट्री एजुकेशन का जो 8 साल का 6 से 14 साल की एज की हम बात कर रहे हैं ना, तो उसकी इन्होंने बात की है। देखिए ये प्री प्राइमरी हो गया कि क्या कौन सी ग्रेड होगी, नर्सरी क्लास होगी, एलकेजी केजी में आप डालिए बच्चे को, 3 साल की ये होनी चाहिए चीजें। देन फिर आप एंट्री एट 3 to 6 ईयर, तो 3 से 6 साल के अंडर अंडर आपको नर्सरी या केजी में डालना है। देन लोअर प्राइमरी में 1st to 5th क्लास आ गई, 5 साल के हैं ये, पहली से लेके 5 साल, तो 6 से 11 साल की बात हो गई यहाँ पे कि 6 साल में बच्चा, छठे 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आ जाना चाहिए। ठीक है, देन छठी से 8वीं क्लास तक की बात 3 साल हो गए, और 11वीं 11 जो है 11 की एज वाला बच्चा जो है वो छठी क्लास में होना चाहिए। ये फर्दर सेकेंडरी 9th 10th और ये यहाँ पे 11th और 12th क्लास की बात हो रही है। ऑल्दो अगर आपने 2020 की पॉलिसी पढ़ रखी है तो ये जो 10+2 वाला सिस्टम था इसको क्या कर दिया गया जी, हटा दिया गया। इसको रिप्लेस किया है 5+3+3+4 वाले सिस्टम ने। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऑल्दो पहले वाला भी पता होना चाहिए, बट क्या डिफरेंस है, कैसे चीजें हैं, ये स्टेजेस क्या क्या हैं, वो जब आप 2020 की पॉलिसी एक बार देखेंगे जाके तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, चीजें बहुत डिटेल में करा रखा है। देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात इन्होंने की जी, स्कूल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो उसमें आ जाते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 1975 में पहला करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, फिर 88 में, फिर 2000 में, फिर 2005 में, और अब 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनते बनते ड्राफ्ट बना के 2022 में चीजें आई हैं कि 2022 में फाउंडेशनल स्टेज के लिए और स्कूल एजुकेशन के लिए हमारे पास करिकुलम आ चुके हैं। ओके, ये अभी 2023 में आया था रिसेंटली की, तो ये करिकुलम भी मैंने करवा रखे हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स यानी कौन कौन सा, एक 2005 का, एक जो है ये हमारा 2020 वाले में जो 4 करिकुलम फ्रेमवर्क आएंगे 2020 की पॉलिसी के अंडर, एक फाउंडेशनल स्टेज के लिए, एक स्कूल एजुकेशन के लिए, एक टीचर एजुकेशन के लिए और एक अडल्ट एजुकेशन के लिए। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जब आप 2020 की पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएंगी। सो ये करिकुलम फ्रेमवर्क बुक में तो आपकी इसमें मटेरियल में इतना नहीं दिया हुआ है NIOS वाले में, बट मैंने आपको ऑलरेडी करा रखी है सारी चीजें। सो मेक श्योर आप इनको देख लें एक बार। ठीक है जी, तो इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम के लिए। सो ये कहीं ना कहीं आरटीई से थोड़ा सा कनेक्टेड है, जो आरटीई एक्ट हम 2009 वाला पढ़ते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है कि उसमें स्कूल के कितने नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, जैसे 200 दिन कम से कम पढ़ाई होनी चाहिए 365 में से, छुट्टी छाट्टी हटा के। ठीक है, देन है वर्किंग डेज होने चाहिए 200। स्कूल का जो एनुअल कैलेंडर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जिला पंचायत जो है उनके साथ मिलके चीजों को, मतलब एक कैलेंडर बनाया जाना चाहिए, कब छुट्टी होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए, ये कल्चरल एस्पेक्ट को भी हम साथ लेके चल सकें। ठीक है, टोटल होमवर्क का टाइम प्रिस्क्राइब किया कि क्लास 2 तक, मतलब दूसरी क्लास तक बच्चे के लिए कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, उसके बाद 3rd क्लास तक 2 घंटे अ वीक, यानी वो इतना थोड़ा सा होमवर्क देना है कि पूरे 2 घंटे लगे उसको, पूरे हफ्ते में वो 2 घंटे दे रहा है होमवर्क के लिए। ओके, 1 घंटा एक दिन में, ये 5वीं से, या फिर अबाउट 5 to 6 आवर्स अ वीक हो गया ना, तो ये मिडिल स्कूल के लिए टाइम अलॉट किया गया, और 2 घंटे जो है वो 10th से 12th के लिए अलॉट किया गया कि आप सिर्फ इतना होमवर्क दें कि उसको 2 घंटे लगे, ताकि बाद में बच्चा बाकी एक्टिविटीज, खेलने कूदने, बाकी चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस कर सके। ओके, इन्होंने बोला कि टीचर की ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है, एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस टीचर को दी जानी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ताकि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टीचर जो है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग चीजों को मोल्ड कर सके, मॉडिफाई कर सके। ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला जो है उसमें इन सर्विस टीचर एजुकेशन ने एक कैटलिस्ट की तरह काम किया स्कूल प्रैक्टिस के लिए, कि इन सर्विस मतलब ड्यूरिंग द सर्विस टीचर को आप क्या कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं उसकी नॉलेज। तो इसकी बात उन्होंने की, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेटली 2005 वाला तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं, और अब जो नए करिकुलम फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं उनमें क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो करने बहुत जरूरी है।
ठीक है जी। सो ये आपकी यूनिट 2 जो है ब्लॉक फर्स्ट की कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आया हो। इससे रिलेटेड जो डिटेल्ड वीडियो है जो जरूरी है वो मैं आपकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, कर लीजिएगा उनको अच्छे से, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा ताकि आपको थोड़ी सीक्वेंस याद रहे, क्या क्या चीजें मेजर है वो याद रहे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, समझ आ गया है तो भी बता दीजिएगा कमेंट करके। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।